गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सभी। कल हमने डायग्राम बनाया था बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, यही वाला डायग्राम बनाया था। आई होप आप सभी को ये बनाना आ गया है। आज हम बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो सबसे पहला हिस्सा था, आप अपना डायग्राम जो हमने कल बनाया था उस नोटबुक को ओपन कर लीजिए, क्योंकि आज का हम वही लेबलिंग्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कौन सा हिस्सा क्या काम करता है एंड कैसे डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, ठीक है। हमारा सबसे पहले हिस्सा आता है माउथ। इसका फंक्शन बहुत ही सिंपल है। इट हेल्प्स इन इनटेक ऑफ फूड मटेरियल। हमारा जो फूड है उसको बॉडी के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ माउथ ही लेते हैं, यही इसका फंक्शन है, ठीक है। सेकंड हमारा ऑर्गन जो हमने लेबल किया था वो थे टीथ। टीथ जो हैं इनका काम होता है बेटा च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड मटेरियल। जो भी हमारा खाना है उसको हम चबाते हैं ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो सके, है ना। एंड ब्रेक डाउन होने से फायदा क्या होता है, ये फायदा होता है कि हमको स्वेलो करने में आसानी होती है। कभी कभी अगर हम बहुत ज्यादा बड़ी बाइट ले लेते हैं तो खाना हमारा गले में फंस जाता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए खाने को हमेशा अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, ठीक है। थर्ड है आपकी टंग। टंग हमारे तीन फंक्शन करती है बेटा। सबसे पहला फंक्शन करती है रोलिंग ऑफ फूड, सेकंड फंक्शन ये करती है हमारा टेस्टिंग ऑफ फूड, एंड थर्ड फंक्शन इसका है स्वेलोइंग ऑफ फूड। खाने को रोल करना, रोल करने का मतलब है जो भी हमने बाइट ली है सारे पीसेस को एक साथ इकट्ठा करना, ठीक है। सेकंड फंक्शन है टेस्टिंग का। हम बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी टंग होती है, टंग के ऊपर छोटे छोटे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें टेस्ट बताते हैं कि हमारा खाना कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, ठीक है ना, नमकीन है, कैसा भी खाना है वो हमें ये टेस्ट बड ही फील करवाते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है बेटा आपका स्वेलोइंग, जो निगलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी अपने माउथ को अंदर की साइड से देखने की कोशिश करी हो तो आपके यहाँ गले में एक हैंगिंग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है ना। गले के पीछे वाली साइड छोटा सा हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखता है, उसको बेटा बोलते हैं अल्वा। क्या बोलते हैं? अल्वा, ठीक है। वही हैंगिंग स्ट्रक्चर हमारा स्वेलोइंग में हेल्प करता है ताकि जो फूड है वो आसानी से नीचे जा सके फूड पाइप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके ऊपर टिक कर लीजिए क्योंकि इसका फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये हमारा सलाइवा सिक्रीट करती हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड मटेरियल। जो हमने खाना खाया है वो ड्राई हो सकता है, रफ हो सकता है, जिससे कि हमें निगलने में दिक्कत होगी। इसीलिए खाने को ल्यूब्रिकेट करने का काम हमारा सलाइवा करता है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फूड मटेरियल होता है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। याद है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो हमारा माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। जो बेटा ये सलाइवरी ग्लैंड्स में से क्या होता है, सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा के अंदर हमारी एक एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। एंड इसी एंजाइम का दूसरा नाम है आपका टाइलीन। पी साइलेंट रहेगा, टाइलीन, ठीक है। ये जो एंजाइम है ये हमारी एसिडिक कंडीशंस में काम करती है। हमारे माउथ का नॉर्मल पीएच 6.8 के करीब होता है, विच इज स्लाइटली एसिडिक। पीएच क्या होता है? पीएच एक स्केल होता है जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, बेसिक है
या न्यूट्रल है। पीएच स्केल के ऊपर आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो 1 to 14 तक होती हैं, 1 to 14 बल्कि 0 to 14, एंड इसका मिड पॉइंट होता है बेटा 7। ठीक है, तो अगर किसी सब्सटेंस या किसी सॉल्यूशन का पीएच आपका 7 है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है, मतलब 0 से लेकर 7 के बीच में है, तो सब्सटेंस एसिडिक होता है, एंड अगर 7 से लेकर 14 तक है तो सब्सटेंस हमारा बेसिक होता है। ठीक है, जो सैलाइवरी अमाइलेज है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करेगी कौन? सैलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन। कौन से पीएच पे? 6.8 पीएच पे, एंड क्या बनाएगी? ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो हमारा माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन आपका आता है ईसोफेगस, ये वाला, ये ट्यूब हमारी, जिसको ईसोफेगस या फिर फूड पाइप भी बोला जाता है। फूड पाइप का बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा फंक्शन है, जो माउथ हमारा जो फूड मटेरियल हमारा माउथ से आया है उसको स्टमक तक पहुंचाने का काम फूड पाइप का होता है। ठीक है, ईसोफेगस या फूड पाइप के अंदर हमारी रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है बेटा, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। इसको कौन सी टाइप की मूवमेंट बोला जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, हालांकि ये जो मूवमेंट है ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है। जिगजैग मूवमेंट होती है, जिसमें जो ये मसल्स हैं हमारी, ये रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी ताकि जो फूड मटेरियल है उसकी मूवमेंट अंदर की साइड हो सके। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो फूड मटेरियल है अभी वो स्टमक में एंटर कर चुका है। अगर आप चाहें तो साथ साथ बेटा इसके नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है स्टमक। स्टमक जो है, स्टमक के अंदर हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जो वर्ड है वो रिलेटेड ही स्टमक से होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये हमारे 3 कंपोनेंट हैं जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। HCl क्या है? HCl हमारी एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोलते हैं हम। ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। ठीक है, ये हमारे स्टमक में बनती है ताकि बेटा जो ये पेप्सिन एंजाइम है ये एक्टिवेट हो सके। देखिए जब स्टमक में एसिड सिंथेसाइज नहीं होती है तो पेप्सिन एंजाइम अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इनएक्टिव मतलब जो उसका फंक्शन है वो उस फंक्शन को नहीं कर पाती, एंड उस इनएक्टिव फॉर्म को बोला जाता है पेप्सिनोजन। क्या बोला जाता है? पेप्सिनोजन। तो इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ये एसिडिक मीडियम हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये पेप्सिन इतनी बनानी जरूरी क्यों है? क्योंकि जो प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल होती है। पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाती है पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स के अंदर। पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स के अंदर मतलब एक तरीके से उसको डाइजेस्ट करवा रही है, छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करवा रही है, राइट। एंड थर्ड है म्यूकस। अब देखिए क्या होता है, हमारी HCl यहां स्टमक में बन रही है। हमें पता है एसिड का मतलब एक तरीके तेजाब ही होता है ना। तो आपने कभी भी नोटिस किया हो, अगर किसी सरफेस के ऊपर हम कंसंट्रेटेड एसिड डाल देते हैं तो वो सरफेस कंप्लीटली जल जाता है ना। तो जो ये एसिड हमारे स्टमक में बन रही है
अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हमारे स्टमक को भी जला सकती है, उसकी सरफेस को खराब कर सकती है, राइट। तो इसका जो एसिड का हार्मफुल इफेक्ट है उससे बचने के लिए हमारे जो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग होती है दैट इज कवर्ड बाय अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। ये म्यूकस है, ठीक है, जो स्टमक की अंदर वाली वॉल को कवर करता है, एक तरीके से लेयर फॉर्म करता है, ताकि जो HCl स्टमक में बन रही है उसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे स्टमक की वॉल पर ना हो, ठीक है। ये आपका स्टमक है। उसके बाद देखिए, ये कल हमने लेबलिंग में एक ट्यूब छोड़ दी थी, जो ये वाली ट्यूब है, मैंने बताया था ना, ये इसके पीछे से आती है यहां पर, ये कॉमन डक्ट है। देखिए इसमें से जो लीवर में से निकलेगा वो भी यहां पर आएगा, जो पैंक्रियाज में से रिलीज होगा वो भी यहां पर आएगा, है ना। एंड वो दोनों सिक्रीशन फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, क्लियर है। तो जो ये कॉमन रास्ता है जिसमें से लिवर का सिक्रीशन भी जा रहा है एंड पैंक्रियाज का सिक्रीशन भी जा रहा है, इसको हम बोलते हैं हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो मींस लिवर, पैंक्रिएटिक मींस पैंक्रियाज, ये दोनों का ही सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक लेकर जाती है, इसीलिए इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लिवर का फंक्शन। लिवर जो है, लिवर एंड पैंक्रियाज, पहली बात, इनके अंदर कोई फूड मटेरियल एंटर नहीं करता है, ना ही कोई खाना आपका लिवर में जाता है, ना ही खाना पैंक्रियाज में जाता है, ठीक है। इन दोनों से जो सिक्रीशन आता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। एंड जो ये रिलीज करते हैं ना, उनकी एक्टिविटी जो है वो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही देखने को मिलती है, ठीक है। जो लिवर है वो आपका सिक्रीट करता है स्टूडेंट्स बाइल जूस। क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस, which helps in emulsification of fats, which helps in emulsification of fats। अब ये क्या होता है emulsification? देखिए, जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे पीसेस में तोड़वाना, ठीक है। जो बड़े बड़े हमारे फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे पीसेस में तोड़वाने का काम कौन करता है? हमारा बाइल जूस करता है, ठीक है। यही इसका फंक्शन है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफाई करने का क्या मतलब होता है? उनको ब्रेक डाउन करवाना। जो पैंक्रियाज है वो हमारा सिक्रीट करते हैं बेटा पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस, जैसे स्टमक में से गैस्ट्रिक जूस निकला था उसी तरीके से आपका पैंक्रियाज में से पैंक्रिएटिक जूस निकलता है, ठीक है। एंड जो ये पैंक्रिएटिक जूस है इसके अंदर आपकी दो एंजाइम्स होती हैं, एक होती है आपकी ट्रिप्सिन एंजाइम एंड एक होती है आपकी लाइपेज एंजाइम, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम एंड लाइपेज एंजाइम कहां से सिक्रीट होती हैं? पैंक्रिएटिक जूस में से सिक्रीट होती हैं, क्लियर है। एंड ये जाती कहां पर है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती। जो ये ट्रिप्सिन है ये हमारा प्रोटीन का ही डाइजेशन करवाती है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करवाती है आपका एमिनो एसिड्स में, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करवाती है? प्रोटीन का डाइजेशन करवा के उनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है। एंड जो ये लाइपेज एंजाइम है ये हमारा फैटी एसिड, जो फैट्स है, फैट्स जो है वो लाइपेज की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है बेटा आपका फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो एक तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता है? किस में होता है? ग्लूकोज में। जो प्रोटीन है वो डाइजेशन के बाद किस में होता है? एमिनो एसिड्स में। एंड जो फैट्स है बेटा वो हमारे किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। जो ये कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस भी एंड ये डाइजेशन का प्रोसेस भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टिनल जूस भी सिक्रीट करता है जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है।
देखिए जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक नेचर का था ना, हमारा इंटेस्टिनल जूस जो है वो एल्कलाइन नेचर का था, मतलब बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि जो ये एंजाइम्स हैं आपकी ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, इनको किसकी जरूरत होती है, बेसिक कंडीशंस की जरूरत होती है। पेप्सिन को एसिडिक कंडीशन की जरूरत होती है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज को बेसिक कंडीशंस की जरूरत होती है। एंड दूसरी बात यहाँ पर जो हमारी इनर सरफेस होती है, देखिए जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस है ना, जो हमने ऐसे बनाई है, ये सैंपल बता रहा हूं आपको, इसकी इनर सरफेस के ऊपर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम बोलते हैं विल्लाई। विल्लाई मोस्टली बच्चे विल्ली बोलते हैं, लेकिन विल्लाई होता है, ठीक है, विल्ली नहीं बोलना। विलाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इनका फंक्शन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ठीक है। सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करती है ताकि जो एब्जॉर्प्शन है, देखो इंजेक्शन माउथ से हो गया था, अब ये क्या चल रहा है, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या चलेगा, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, यही सीरीज करी थी ना हमने। तो एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई प्रेजेंट है, क्योंकि जो पूरी की पूरी सप्लाई होती है वो इंटेस्टाइन्स में होती है। जो खाना डाइजेस्ट होकर ट्रांसपोर्ट होना है ना अलग अलग जगह पर, वो इंटेस्टाइन्स में से ही होता है, ठीक है। एंड एब्जॉर्प्शन को स्पीड अप करने के लिए विलाई प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गया है, एसिमिलेशन चलता रहेगा साथ के साथ। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है आपका, जो डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं भी उसको ना तो एब्जॉर्ब किया ना ही उसको उसकी बॉडी को जरूरत है, वो हमारा एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है बेटा, उसका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, मतलब जो बचा हुआ है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, उसमें से भी पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा यहाँ रेक्टम, ये रेक्टम लेवल किया था ना, ये रेक्टम में आपका स्टोर होता है, यहां से रिफ्लेक्स सिग्नल ब्रेन के पास जाता है, फिर ब्रेन का सिग्नल जब रिपीट होकर मतलब वापस आता है, तब हमें फील होता है कि हमें अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। एंड वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू, ये जो ओपनिंग है वो है हमारी एनएस, एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। ये आपका पूरा प्रोसेस और मैकेनिज्म है डाइजेशन का। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन आप इनको रिवाइज करते रहिए एंड इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करनी है।